यस। और कौन कौन आ गया एक बार सब बता दो। चलो, हाँ आपका मैसेज नहीं दिखा मनन, अभी दिखा है, नाउ विजिबल। अच्छा, नहीं यार अभी आया आपका मैसेज तो। आप प्राइवेट प्राइवेट में भी कर रहे होंगे तो मेरे को तो दिखना चाहिए। अब वो पुराने वाले पे तो नहीं चलेगा लिंक पे? अभी क्लोज किया है मैंने वो पुराना वाला लिंक, मेरे को लगता है आप उस पर चले गए होंगे, दूसरी स्ट्रीम पे। हाँ हाँ, वो ऐप भी बंद करी है मैंने, तो वो दूसरी स्ट्रीम पे आप जाके मैसेज कर रहे होंगे तो हमको नहीं दिखेगा। चलो जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अभी सभी को मैं अभी क्या करूँगा, एक समअप कर रहा हूँ और अमेंडमेंट वो वापस अपन करेंगे, ठीक है। अभी तुम सब तैयार हो जाओ। अब ये आने वाले आधा घंटा तुम ये समझो कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें जवाब देना है। एनालाइज करो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। कोई ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। एनालाइज करो कि क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ, कहाँ नहीं अटक रहा हूँ, एनालाइज करो। चलो आ जाओ। हाँ जी, लेज़र शार्प फोकस, हाँ के साथ, यस। नहीं कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैं क्या बोलता हूँ, लोड नहीं लिया करो, ठीक है। बस अब एनालाइज करना कहाँ कहाँ पर आपका इश्यू आ रहा है। सो अभी पूरा ट्रस्ट का चैप्टर आज अपन ने शुरू किया और आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें मेरा जो कहना है कि हमने क्या क्या है, देखो 11, 12 और 13, बस ये 3 सेक्शन है, ठीक है। 12 में तो हमने देखा था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, 13 के हमने देखा था रजिस्ट्रेशन कैंसल, ठीक है ना। अब आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो प्रॉपरली, आप टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर लेते हो, तो आपको 11 का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। 11 का बेनिफिट मिल जाता है। तो मुझे अब बताओगे कि भाई ट्रस्ट की क्या क्या इनकम हो सकती है, बताते जाओ, बस मैं लिखता जाता हूँ ताकि तुम्हारा एक पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा आपके आधे घंटे में। यस, ट्रस्ट की क्या क्या इनकम हो सकती है बताओ। ट्रस्ट की इनकम हो सकती है सर, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, पीजीबीपी इनकम हो सकती है इफ इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है ना। मतलब जो ट्रस्ट को मैं बोलता हूँ ना 11 और 12 में बेनिफिट मिल जाएगा, कौन सी इनकम पे मिलेगा सर, अभी अपन जो बात कर रहे हैं उस पर मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे सर बेनिफिट मिल जाएगा, पीजीबीपी इफ इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट उस पर मिल जाएगा, कैपिटल गेन पे मिल जाएगा, आईएफओएस में मिल जाएगा। बट आईएफओएस में मैंने आपको बताया था एनानोमियस डोनेशन नहीं आएगा, ठीक है। एनानोमियस डोनेशन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एनानोमियस डोनेशन जो टैक्सेबल होता है 115 बीबीसी में टैक्सेबल होता है, ठीक है। 115 बीबीसी में टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग एनानोमियस डोनेशन, बट एनानोमियस डोनेशन का एक पार्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। सो आप यहाँ बोल सकते हो आईएफओएस एक्सक्लूडिंग एनानोमियस डोनेशन पार्ट बी, ठीक है ना, ताकि तुम्हें पूरी क्लियरिटी रहे कि एनानोमियस डोनेशन का पार्ट बी नहीं आएगा बट पार्ट ए तो आएगा यहाँ पे। और साइमल्टेनियसली ये अपने पूरी टोटल इनकम ले ली, उसमें से अपन ने क्या बोला, अगर कोई भी कॉर्पस है, कॉर्पस डोनेशन है, तो वो आप लेस कर दो, वो आप लेस कर दो। अच्छा, अभी कॉर्पस से रिलेटेड एक अमेंडमेंट था, बताओ मुझे। कॉर्पस से रिलेटेड एक अमेंडमेंट था, बताओ मुझे क्या था कॉर्पस से रिलेटेड अमेंडमेंट, बोलो बोलो बोलो। मैं नहीं बोलूँगा, मुझे तुम्हें रिकॉल कराना है, मैं नहीं बोलूँगा। देख लो इधर भी एक बार, मैं हूं ना। यस बोलो। हाँ जी, रिकॉल होगा, जितना बोलोगे ना उतना रिकॉल तुम्हारा होगा। कॉर्पस का एक अमेंडमेंट था, चलो अब नहीं बताते हो तो मैं बताता हूँ। कॉर्पस में एक अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट 2022 से। वो अमेंडमेंट क्या आया देखो भाई, अगर अब क्या पढ़ते चलो मेरे साथ ताकि तुम्हें अमेंडमेंट भी मजबूत होते चले। ये रहा।
सर अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या एटीजी में नोटिफाइड, हाँ, रिपेयर्स और रिनोवेशन, हाँ, दिस कॉर्पस डोनेशन, बिल्कुल 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 ठीक है नरेश। तो ये दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट अपन देख रहे हैं, तो इस अमेंडमेंट को वापस से अच्छे से देख लेते हैं ताकि मिसिंग कुछ ना हो हमसे। ये बोलता है कि एक्सप्लेनेशन 3 11(1) के अंदर 3 एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है। 3A वो क्या बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, ये बोलता है अगर मान लो ये जो टेम्पल है, मॉस्क्यू है, गुरुद्वारा है, चर्च है या अदर प्लेसेस है जो कि एटीजी में नोटिफाइड हैं, अगर मान लो इनको कोई भी पैसा मिला हो, एज ए वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन इनको मिला हो, ठीक है ना, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन अगर इनको मिला हो फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स और रिनोवेशन के लिए, ठीक है ना, रिपेयर्स और रिनोवेशन के लिए अगर इनको कोई भी खर्चा मिला हो, तो इन्होंने साफ बोल दिया भैया कि ये खर्चा इनकी इच्छा है, अगर ये चाहे, सॉरी, ये जो डोनेशन मिल रहा है इस ट्रस्ट की इच्छा है, चाहे वो इसे कॉर्पस माने या नॉर्मल माने। अगर वो कॉर्पस मानते हैं, इट्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ ट्रस्ट, ये चीज ध्यान रखना, ये ट्रस्ट के डिस्क्रिशन पर है कि वो चाहे तो उसे कॉर्पस मान सकता है, चाहे नॉर्मल मान सकता है। अगर कॉर्पस मानता है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पैसा स्पेसिफाइड पर्पस में ही यूज आना चाहिए। अप्लाई सच कॉर्पस ओनली फॉर द पर्पस विच द वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन वॉज मेड, मतलब जिस पर्पस के लिए आपको ये मिला है उसी पर्पस में यूज आना चाहिए। दूसरा, डू नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन, इस कॉर्पस से आप कहीं दूसरी जगह डोनेशन नहीं दे सकते, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आपको इसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आप ट्रैक कर सको कि भाई किस किस तरीके से ये यूटिलाइज हो रहा है, और 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी करते हो तो यस, इसे कॉर्पस मान लिया जाएगा। बट अगर मान लो आपने कंडीशन पूरी नहीं करी, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो जिस ईयर में कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है उस ईयर में क्या हो जाएगा, जिस ईयर में वायोलेशन या कॉन्ट्रावेंशन किया उस ईयर में ये इनकम मान लिया जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या इसे 11(5) की इनकम मान लूं? क्या उसे 11(5) नहीं यार, 115 BBI की इनकम मान लूं? 115 BBI या नहीं? बोलो, क्या इसे 115 BBI की इनकम मान लूं? नो सर, ये इसे 115 BBI की इनकम नहीं माना जाएगा, ये तो नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना, ट्रस्ट की नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, बस सिंपल है। ठीक है, चलो, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट क्या है देखो, हाँ, नहीं 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 नहीं, 115 BBI की इनकम नहीं आएगी। क्यों आएगी 115? ये तो कॉर्पस को अगर आप स्पेसिफाइड पर्पस में यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इन्होंने बोला इट विल बी ट्रीटेड योर इनकम, इनकम मान लेंगे, जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया उस ईयर में आपकी इनकम मान ली जाएगी, बस। चलो, यहां तक ठीक है। चलो, अब अपन को क्या था, यहां तक क्लियर हो गई सर कॉर्पस ये भी हमने समझ लिया, एक अमेंडमेंट का इफेक्ट हमने यहां पे ले लिया। दूसरा, अब ये दूसरा क्या बोलता है कि सर आपको 15% फ्लैट बेनिफिट मिल जाएगा, सेट अपार्ट, ठीक है ना, फ्लैट डिडक्शन आपको मिल जाएगी, तो जो भी आपकी इनकम है उसका 15% आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये मिलने के बाद जो इनकम आई है इसमें अपन ने क्या देखा था, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। चलो बताओ मुझे एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम में दो चीजें देखी थी, अप्लाइड और डीम्ड टू बी अप्लाइड। मैं मेजरली किस पे फोकस कर रहा हूं, अमेंडमेंट्स पे, अभी वाले सेशन प्योरली अमेंडमेंट्स वापस रिपीट कर रहा हूं, अप्लाइड और डीम्ड अप्लाइड। बताओ यहां क्या अमेंडमेंट था, अप्लाइड और डीम्ड अप्लाइड में क्या अमेंडमेंट था, सेक्शन 11(1), ठीक है, और एक्यूमुलेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यहां क्या अमेंडमेंट था, स्पेसिफिक पर्पस, ताकि सारे अमेंडमेंट अपने क्लोज हो जाएं साइमल्टेनियसली। हाँ जी, यहां क्या अमेंडमेंट था, एप्लीकेशन ऑफ इनकम में यहां अमेंडमेंट था, यस, इन दोनों में अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2022 अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 2022, क्या अमेंडमेंट है बताओ, यस बताओ क्या अमेंडमेंट है। तो एक पहला ये तो बता दिया मैंने आपको, है ना, कॉर्पस का तो बता दिया मैंने, फिर अब बताओ क्या है,
ये बोलता है कि सर अप्लाइड और डीम्ड अप्लाइड में हमने देखा था सर पैसा नहीं आया तो खर्चा कहां से करूं, है ना। डीम्ड अप्लाइड में पहला असर मेरे पास पैसा ही नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले एओ को बता दे, डिक्लेरेशन दे दे कि सर पैसा आया नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तब यूटिलाइज कर लूंगा, जब पैसा आ जाएगा उस ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज कर लूंगा, करेक्ट, उस ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज कर लूंगा। दूसरा, सर पैसा तो आ गया बट किसी कारण से खर्च नहीं कर पाया, कोई बात नहीं सर अगले साल खर्चा कर लूंगा। यस और नो, यहां तक क्लियर है? हाँ नहीं अमेंडमेंट्स, हाँ ठीक है, आपका पॉइंट भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ अमेंडमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें आई थी अभी फाइनेंस एक्ट 2022 से। चलो, तो अब यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि आप पहले वाले सिचुएशन में क्या बोल रहे थे, सर पैसा आया ही नहीं तो कैसे खर्चा करूं, कोई बात नहीं, जब पैसा आ जाएगा उस ईयर में या उसके अगले साल में आप यूटिलाइज कर लेना, उसे अप्लाई कर लेना। अगर मान लो आप उसे अप्लाई नहीं करते हो, ये अमेंडमेंट आया, अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हो तो 115 BBI में ये 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो इस सिनेरियो को समझो, मान लो प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर आपको 50 लाख रुपए आने थे बट नहीं आए, 50 लाख रुपए आने थे बट नहीं आए। अब ये कहता है 50 लाख में से आपको 24-25 में ये 50 लाख रिसीव्ड हो गए, रिसीव्ड। तो इन्होंने बोला देखो जिस ईयर में पैसे आ जाए, ये वाला या उसका अगला साल 25-26, ये इन 25-26 तक मतलब 31 मार्च 2026 तक ये जो 50 लाख है जो आपने डीम्ड अप्लाइड कर लिए हैं डिक्लेरेशन देके एओ को, वो आपके 25-26 तक यूटिलाइज हो जाने चाहिए। अगर आपने 25-26 तक यूटिलाइज नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर 25-26 में ये 115 BBI की इनकम मानते हुए 30% रेट से टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, किस ईयर में होंगे ये ईयर क्लियरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। फिर आता है आपका स्पेस, अच्छा हाँ, दूसरा डीम्ड अप्लाइड में एक और एक आ जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका एक कि भाई पैसा आया ही नहीं। अच्छा सर पैसा आ गया बट किसी कारण से यूटिलाइज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं अगले साल यूटिलाइज कर लेना। सर मेरे पास 22-23 में 50 लाख रुपए आ गए, इसी सिनेरियो को चेंज कर रहा हूं सर, 22-23 में मेरे पास ये रुपए आ गए सर, रिसीव्ड हो गए मेरे पास रुपए। सर 22-23 में अमाउंट रिसीव्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, बट नॉट अप्लाइड। तो इन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, अप्लाइड नहीं करी कोई बात नहीं मत कर, बट प्रीवियस ईयर 23-24 में इसे अप्लाइड कर देना, एनी हाउ इसे अप्लाइड कर देना। 22-23 में अप्लाइड नहीं करी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपने डिक्लेरेशन दे दिया एओ को, तो उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 23-24 में एनी हाउ ये अप्लाइड हो जाना चाहिए। अगर अप्लाइड नहीं होता है तो अमेंडमेंट में क्या बोला है, अगर अप्लाइड नहीं होता है 23-24 के अंदर तो ये 23-24 की इनकम मान लिया जाएगा 115 BBI के अंदर एट द रेट ऑफ 30%। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, एक और अमेंडमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये दो अमेंडमेंट आपके कंप्लीट, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हमारी सारी चीजें व्यवस्थित हो गई है। ये अमेंडमेंट अभी अपन ने पढ़ लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये अमेंडमेंट नहीं है, हाँ, और ये वाले मैंने चलो आपको बताई दिए दोनों, ये बताई देता हूं। ये वाले भी हमने पढ़ ही लिए है ना, ये अमेंडमेंट भी हमने कर ही लिए डीम्ड अप्लाइड वाले। चलो अब एक और एक अमेंडमेंट है, वो आप देख लो कि भाई अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, वेरी गुड नरेश, अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, ये बोलता है फाइनेंस एक्ट 2022 से ये अमेंडमेंट आ गया है कि भैया अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो प्रीवियस ईयर 22-23 से, तो वो एक्चुअल जब आप पेमेंट कर दोगे ना तभी आपको अलाउड होगा। पेमेंट कर दिया तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। पहले हो जाया करता था अक्रूवल बेसिस पे अलाउड, बट अभी नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होगा। तो ये भी क्लियर है? हाँ, कर दूंगा इसीलिए तो तुम रहो, तो अपन इसे कर देंगे अपलोड, बस थोड़ी देर का है, 10 मिनट और लगने हैं बस, ताकि तुम्हारे सारे अमेंडमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ देता हूं एक बार ताकि अपने को कोई इश्यू ना रहे। तुम्हारे को कोई भी डाउट है इमीडिएट पूछ लो मुझसे, बस 5-10 मिनट लगेंगे, इसमें ज्यादा नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी सम पेबल बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये बोलता है कि आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो ना, एप्लीकेशन माना जाता है, इन विच द सम इज एक्चुअली पेड। अब ये कहता है अगर प्रीवियस ईयर में आप जो भी अप्लाई कर रहे हो इसे एप्लीकेशन माना जाएगा। एनी सम पेबल, देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी सम पेबल बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये बोल रहा है अगर आप कोई भी अमाउंट पे
पेबल है तो वो तभी एप्लीकेशन माना जाएगा जब आपने उसे एक्चुअली पेड कर दिया हो, एक्चुअली पेड कर दिया हो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द लायबिलिटी टू पे सच सम वाज इंकर्ड बाय इट, ये बोलता है इररेस्पेक्टिव लायबिलिटी किस ईयर में इंकर्ड हुई हमें मतलब ही नहीं है, पेमेंट कर दोगे तो अलाउड करेंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं करेंगे। कब? फाइनेंस एक्ट 2022 से आया, पहले नहीं था, पहले तो अक्रूवल बेसिस पे आपको अलाउड हो जाया करता था, बट अब नहीं होगा। अब अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड बी पेड, तो ही आपको अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं अलाउड होगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट भी आपका कंप्लीट। चलो अब यहां पर अपन ने ये भी कर लिया, इसका भी अमेंडमेंट हो गया। एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, तो अभी अपन ने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये वाला कर लिया। अब आता है एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। यहां पे क्या अमेंडमेंट था, ये बोलता है कि जब भी आप एक्यूमुलेट करते हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो भैया ध्यान रखना स्पेसिफिक पर्पस में यूटिलाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम में यूटिलाइज होना चाहिए। ये पैसा जो आपने एक्यूमुलेट किया 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये 11.2 में बोला गया है। 11.3 बोलता है कि अगर मान लो आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, स्पेसिफिक पर्पस में यूटिलाइज नहीं किया, स्पेसिफिक टाइम में अप्लाइड नहीं किया, पहले स्पेसिफिक टाइम में मिला करता था आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा, अब नहीं मिलता है। जो आपने 3 साल बोले भैया 3 साल में यूटिलाइज मतलब 3 साल में यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है। और 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इन्होंने क्या बोला, ये 115 बीबीआई का इनकम मान लिया जाएगा, 115 बीबीआई का इनकम मान लिया जाएगा। जिस ईयर में कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उस ईयर में 115 बीबीआई का इनकम मानते हुए टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये आपका ये भी कंप्लीट है, इसको भी दिखा देता हूं मैं एक बार, ताकि आपको एक रिलैक्स रहे कि हाँ ये अमेंडमेंट्स हैं और कोई ज्यादा भारी वाला मामला नहीं है, इजी है। ये देखो ये रहा 11.2 में क्या था, एक्यूमुलेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस विद स्पेसिफिक कंडीशंस, ये हमने देख ली सारी, ठीक है। अगर मान लो आप ये कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो कॉन्ट्रावेंशन जिस ईयर में होगा उस ईयर में आपकी इनकम मान लिया जाएगा, और ये इनकम कहां टैक्सेबल होगी, 115 बीबीआई में एट द रेट ऑफ 30% इन द ईयर ऑफ वायोलेशन, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट। चलो तो ये आपका यहां तक कंप्लीट है मामला, ये आपको समझ में आ चुका है कि हाँ हमारी किस तरीके से इनकम निकाली जाती है, यहां तक एकदम क्लियर है। चलो अब इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन 13(1), यहां तक और कोई अमेंडमेंट है? सेक्शन 11 के अंदर और कोई अमेंडमेंट है? याद करने की कोशिश करो, है क्या कोई और? सेक्शन 11(1) में आ गया, 11(3) में आ गया, और कोई है क्या? और कोई है? बस अब आ जाओ 13 के अंदर। अब है 13 के अंदर अमेंडमेंट, ठीक है ना। 13 में क्या होता है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ बता देता हूं। ये रहा, ये बोलता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब तुम्हें जो 11-12 का एग्जाम्पशन मिल रहा है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कब? इनकम फ्रॉम प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी यही था। ये कहता है अगर आप प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, एक्सेप्ट सम केसेस, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, चिल्ड्रंस, वुमेन्स के लिए, तो उनको छोड़ के। अब ये देखो ये दो यहां पर अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था, इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज कर रहे हो इनकम, तो आपको क्या होता है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता था, एक्सेप्ट 2 केसेस, मेडिकल और एजुकेशनल के अलावा, ठीक है। बट अब इस बार उन्होंने अमेंडमेंट दे दिया, यहां पर उन्होंने बोला है कि जितना आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा और 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। सेम अगर मान लो आप 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट ना कर रहे हो, तो आपको अपना जो फंड है वो 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हो, तो जितना आप नहीं कर रहे हो, मान लो 10 करोड़ आपको स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट करना था, आपने 7 करोड़ किया, 3 करोड़ नहीं किया, तो 3 करोड़ विल बी योर इनकम, ठीक है ना। ये कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ सच डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपने कंप्लाई नहीं किया उस एक्सटेंट तक वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 115 बीबीआई के अंदर एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन, ये वाला अमेंडमेंट भी आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो इसके बाद अपना आता है 115 बीबीआई को बता देता हूं एक बार कि 115 बीबीआई क्या है, ठीक है ना। 115 बीबीआई अभी वही पॉइंट्स हैं, एक तो अपन ने 11.1 देख लिया था, 11.3 देख लिया था, और अभी अपन ने 13.1 देख लिया है। इसके अलावा देखो, ये देखो 11.1 और 3 हमने देख लिया था, 13.1 हमने देख लिया था, और स्पेसिफाइड मोड 13.1 का हमने वो देखा था कि 11.5 में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 13.1 के 2 पॉइंट्स थे, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। और 11.1 और 11.3 के 2 पॉइंट्स थे, वो भी ऊपर कवर हो गए। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज बोली है कि अगर मान लो
इनकम यूज फॉर एनी पर्पज आउटसाइड इंडिया। ये कहता है कि अगर मान लो आपको ये इनकम जो है, अगर इनकम आप आउटसाइड इंडिया यूज कर रहे हो तो वो इनकम भी आपकी 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 30%। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको इनकम यूज्ड कर रहे हो फॉर एनी पर्पज आउटसाइड इंडिया, किसी भी पर्पज से, चाहे आपका चैरिटेबल हो या ना हो, आउटसाइड इंडिया अगर यूज कर रहे हो तो वो 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, ये अमेंडमेंट आपका कंप्लीट है, ये अभी बाद में अपन लेते हैं, ठीक है ना, ट्रस्ट की डेफिनेशन वाला पार्ट को कंप्लीट करके। चलो यहां तक क्लियर है। अब आए थे हम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अमेंडमेंट है उससे देख लेते हैं। ये भी अमेंडमेंट हो गया हमारा। रजिस्ट्रेशन के जो अंदर अमेंडमेंट आया है वो क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जा सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल किया जा सकता है। चलो इन्होंने क्या बोला है, देखो इसे समझते हैं एक बार, इसे क्लीन कर देता हूं ताकि वापस एक बार रिफ्रेश कर लो इन चीजों को, ताकि लोड ना लगे तुम्हें। 10 मिनट का और काम है बस, आज तो वैसे हमने इसे पूरा शिद्दत से कंप्लीट कर दिया। इसको ढंग से सुनना, ठीक है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। इन्होंने क्या बोला है कि देखो, अगर आप कुछ कॉन्ट्रावेंशन करोगे ना, अगर आप कुछ कॉन्ट्रावेंशन करोगे जो आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिलता है, अगर ट्रस्ट की जो कंडीशंस है अगर आपने वो वायोलेट कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब ये कैसे, या तो प्रिंसिपल पीसीआईटी को या सीआईटी को आइडेंटिफाइड हो गया हो कि आप मामला गड़बड़ है आपका, आपने वायोलेशन किए कंडीशंस। ये कहता है द प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर, the principal commissioner and commissioner has noticed occurrence of specified violation during the previous year। ये कहता है कि इसको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर को स्पेसिफाइड वायलेशन पता पड़ा हो। स्पेसिफाइड वायलेशन क्या होता है अभी देखते हैं। तो ये कहता है या तो सीआईटी को, पीसीआईटी को या सीआईटी को वायलेशन पता पड़ा हो, या एओ ने, जब आपका एओ आपका स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा था 143(3) के अंदर, ठीक है, तब उसको आइडेंटिफाइड हुआ और उसने इन्फॉर्म किया हो पीसीआईटी या सीआईटी को, ठीक है ना। द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज रिसीव्ड ए रेफरेंस फ्रॉम द एओ, एओ ने उन्हें रेफरेंस दिया हो कि सर ये वायलेशन कर रहे हैं, राइट। या तो पीसीआईटी को या सीआईटी को खुद से पता पड़ा हो, या रेफरेंस बाय एओ, या एओ ने रेफरेंस दिया हो उसके कारण इनको पता पड़ा हो। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के कारण उनको आइडेंटिफाइड हुआ हो। ये कहता है कि सच केस हैज बीन सेलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी प्रीवियस ईयर द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर शेल। ये कहता है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में आरएमएस के रूट आउट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के रूट आउट आपका केस आइडेंटिफाइड हुआ हो, और वहां प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर क्या करता है, पहले तो अब जब केस आइडेंटिफाइड हो गया उसमें आरएमएस में, तो क्या करेगा, आपसे और डिटेल मंगाएगा। पहले खुद को सेटिस्फाइड तो करेगा कि भैया मामला सही है या नहीं है, क्या तुम वायलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो क्या करेगा, कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन टू मेक सच इंक्वायरी एज इज थिंक नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द ऑक्यूरेंस और अदरवाइज एनी स्पेसिफाइड वायलेशन। वो आपसे इंफॉर्मेशन मंगाएगा, डेटा मंगाएगा, ताकि खुद को सेटिस्फाइड कर पाए कि आपने वायलेशन किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कॉल फॉर डेटा या डॉक्यूमेंट्स। अब जब उसने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, उसकी आपने जो जो भी उसको इंक्वायरी करनी थी कर ली, उसके बाद उसने आपका चेकिंग करा, जो भी करना था कर लिया, फाइनल कर लिया कि भैया आपका वायोलेशन हुआ है। अगर वायोलेशन हुआ है तो ऑर्डर दे देगा, ठीक है ना, पास एन ऑर्डर इन राइटिंग कि भैया तुमने वायोलेशन किया है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। बट मान लो जब उसने इंक्वायरी करके आइडेंटिफाइड हुआ कि नहीं 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 नहीं, आपने वायोलेशन नहीं किया है, तो क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का रेफरेंस आया था ना, उसको रिफ्यूज कर देगा, बोले रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ ट्रस्ट का, चालू रखो। पास एन ऑर्डर इन राइटिंग रिफ्यूजिंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द ऑक्यूरेंस ऑफ नो मोर स्पेसिफाइड वायलेशन। मतलब अगर उसको लगता है कि कोई वायलेशन नहीं हुआ है, तो जो ऑर्डर रिफ्यूजिंग का था ना, वो कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको वो रिफ्यूज कर देगा। और जो भी उसका ऑर्डर होगा, दिस इज एक्सेप्ट और रिफ्यूज, रिजेक्ट, है ना, व्हाटएवर जो भी ऑर्डर होगा, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग। और किस किस को भेजेगा, एओ को भेजेगा और ट्रस्ट को भेजेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है कि भाई मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, व्हाटएवर जो भी उसका एक्शन होगा वो उसे बताएगा। सो ये अमेंडमेंट इस बार आया है, राइट, ये ध्यान रखना, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 12AB। अब यहां पर सर ये ऑर्डर कब तक पास करना है उसको, ये बोला है कि जब पीसीआईटी और सीआईटी ने पहली बार जब नोटिस इशू किया था, तो किस क्वार्टर में इशू किया था, उस क्वार्टर की एंड से 6 महीने के अंदर उसे अपना ही फाइनल ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है ना। द ऑर्डर शेल बी पास्ड
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब विद इन 6 मंथ कैलकुलेट फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इश्यूड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, राइट। ये कहता है पीसीआईटी और सीआईटी ने जब नोटिस इश्यू किया पहली बार, तो जिस क्वार्टर में वो नोटिस इश्यू किया उस क्वार्टर की एंड डेट से 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल ऑर्डर देना पड़ेगा। अब आता है लास्ट ये टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफाइड वायोलेशन। व्हाट इज स्पेसिफाइड वायोलेशन, इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड वायोलेशन क्या है, जनरल है सर, आप अगर ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये बोलता है कि अदर देन द ऑब्जेक्ट वेयर एनी इनकम डिराइव्ड बाय द प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट होली और इन पार्ट चैरिटेबल हैज बीन अप्लाइड। ये कहता है कि भाई साहब आप जो ट्रस्ट का खर्चा या एप्लीकेशन कर रहे हो वो अदर देन दी ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो कुछ और है, तुम कहीं और का अप्लाई कर रहे हो, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज वायोलेशन, दिस विल बी ट्रीटेड एज वायोलेशन, ठीक है ना। अगर ये वाली सिचुएशन है वायोलेशन माना जाएगा। ये बोलता है कि आप अपन ने देखा था एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन में हमने देखा था एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर इनका कोई भी ट्रेड कॉमर्स बिजनेस है तो इसे ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इस ट्रेड बिजनेस कॉमर्स से जो इनको रिसीविंग हो रही है वो टोटल रिसीविंग का 20% से ज्यादा नहीं है, तो यस इनको ट्रस्ट का बेनिफिट दे दिया जाएगा। देखा था, तो इन्होंने क्या बोला है, द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस विच इज नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। ये दूसरा है। चलो, ये बोलता है कि अगर मान लो ट्रस्ट का कोई बिजनेस है, इट्स नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, प्लस आपको सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी थी, आपने नहीं करी, तो उस केस में वो वायोलेशन माना जाएगा। बोले अगर मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस इनकम है विच इज नॉट इंसिडेंशियल, राइट, बट उस केस में आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो सो इट विल बी ट्रीटेड वायोलेशन। तो ये दूसरा वायोलेशन हो गया कि भैया तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम है जो कि इंसिडेंशियल, इट्स नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो उस केस में आपको सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी चाहिए थी, जो अपन ने 11(4) और 4A में भी देखा था, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो तुमने स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी है तो आपका ये वायोलेशन माना जाएगा। दीज आर द स्पेसिफाइड वायोलेशन। इन वायोलेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा, ये कहता है द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। ये बोल रहा है साहब आप ट्रस्ट को प्राइवेट रिलीजियस पर्पस में काम ले रहे हो, गलत बात है ये तो, है ना। ये आपकी ट्रस्ट जो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस में यूज आ रही है, वायलेशन माना जाएगा। विच डज नॉट न्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, मतलब बेनिफिट के पब्लिक के लिए यूज नहीं आ रही है, तो ये भी क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए काम कर रहे हो, राइट, तो वो भी वायलेशन माना जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, अपन ने कहां देखे थे, 13(1) के अंदर देखे थे, ठीक है, 13(1) के अंदर देखे थे। अगला, एनी एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। ये बोलता है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कोई एक्टिविटी कर रहा है जो जेन्युइन नहीं है और नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच। ये कहता है जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है उस पर्पस के अलावा वो काम कर रहे हैं, मतलब वो एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है या नॉट अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस, जो रजिस्ट्रेशन के समय डिसाइड हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी वायोलेशन माना जाएगा। दीज आर द आल्सो वायोलेशन। और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ, या किसी दूसरे लॉ का कोई रिक्वायरमेंट होता है वो इन्होंने ब्रिज किया हो, वो रिक्वायरमेंट इन्होंने फॉलो नहीं की हो। बाय टाइम बीइंग इन फोर्स एप्लीकेबल टू द ट्रस्ट। ये कहता है ट्रस्ट पर अगर मान लो कोई लॉ एप्लीकेबल है, उन्होंने उसका कॉन्ट्रावेंशन किया हो, ठीक है ना। इन द ऑर्डर holding that such non-compliance has occurred has either not been disputed and has attained finality। ये बोलता है कि भैया अगर मान लो कोई ऑर्डर, लॉ का कोई ऑर्डर था जो आप पे इंपोज हो रहा था या लॉ का कोई इफेक्ट था, आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, तो ये भी आपका एक वायोलेशन माना जाएगा। आपको ना ट्रस्ट का बेनिफिट मिल रहा है तो आपको एक थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको दूसरे लॉस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आप उनका कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते। अगर ये 6 सिचुएशन हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो यस वायलेशन माना जाएगा। 6 में तो क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, दूसरा ये बोलता है कि बिजनेस इज नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, 11(4) वाला, ठीक है ना। पहला तो हो गया ऑब्जेक्ट कि भैया तुम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। दूसरा 11(4) मतलब क्या हो गया था कि बिजनेस पीजीबीपी इनकम इंसिडेंशियल टू नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, और आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए, राइट। तीसरा और चौथा 13(1) के 2 पॉइंट हो गए, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस और प्राइवेट कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप काम कर रहे हो, वो पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट क्या हो गया, एक्टिविटी आपकी जेन्युइन नहीं है और लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, किसी भी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, एक्टिविटी नॉट जेन्युइन। ये हो गया सर आपका कंप्लीट।
और लॉ कॉन्ट्रावेंशन, ये कहता है किसी भी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन आपने कर दिया। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में दीज आर द स्पेसिफाइड वायोलेशन। और जब स्पेसिफाइड वायोलेशन होता है किसको, या तो सीआईटी को खुद को पता पड़ जाता है, या एओ सीआईटी को बताता है, या आरएमएस के रूट आउट पता पड़ता है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। तो एक ही अमेंडमेंट अपना हो गया, बस अब एक अमेंडमेंट और बचा है, वो फटाफट से कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट। देखो अब ये बोल रहा है 13(10) के अंदर कि अगर मान लो अपन ने क्या देखा था, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। सबसे पहले हमने देखा था चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में कि भाई जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर कोई है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उसे ट्रस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, बट उसके कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम है चलेगा, लेकिन 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ये देखो ये क्या बोलता है कि मान लो आपने जो एडवांसमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी की कंडीशंस कंप्लाई नहीं की, मतलब आपका जो रिसिप्ट है 20% से ज्यादा है, या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी थी, ऑडिट करानी थी, आपने नहीं कराई, या आपको रिटर्न फाइल करना था क्योंकि ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया। अगर ये 3 कॉन्ट्रावेंशन आपने कर दिए तो उस केस में आपको 11-12 का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। अब 11-12 से जो अपन इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, उस तरीके से इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। अब इनकी कैलकुलेट क्या होगी, इनकी जो भी इनकम होगी उसमें से कुछ खर्चे लेस कर दो, सिंपल है। इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनकी सारी इनकम ले लो, उसमें से कुछ स्पेसिफिक खर्चे लेस करो। अब वो कौन कौन से खर्चे हैं जो लेस किए जाएंगे, तो इन्होंने क्या बोला है, बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द इनकम, एक्सपेंसेस विल बी अलाउड ओनली इफ इट इज इंकर्ड। ये कहता है कि भैया अगर ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए इंडिया में इंकर्ड हुए हैं तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेवेन्यू खर्चों का ही बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल का बेनिफिट आपको 11 और 12 में ही मिलता है, ठीक है। एंड आपको फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, अगर कोई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कोई कॉर्पस है उसे आप अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का कोई भी कॉर्पस है उसे यूटिलाइज करो, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप क्या हो रहे हो, आप पे टैक्स लग रहा है, आपको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप उसे यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कॉर्पस आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपने बेनिफिट लिया है 11-12 का, ये चीज ध्यान रखना। अब ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई लोन और बोरोइंग है उससे आप कोई खर्चा इंकर्ड नहीं होना चाहिए, उससे अगर आपने खर्चा इंकर्ड किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बोलता है कि आपको किसी और को डोनेशन नहीं देना है, ना कोई कंट्रीब्यूशन करना है। सच एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन। और डेप्रिसिएशन आपको खर्चा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर अभी तो मेरा ट्रस्ट का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दो। अरे भाई पहले जब तूने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया था तब तो तुझे 11-12 का बेनिफिट मिल रहा था, तो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया, अब तेरे को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्यों दे, नहीं मिलेगा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है और आपको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो। आई होप ये चारों पॉइंट आपके क्लियर। तो दिस इज डन, 13-10 ये भी डन हो गया आपका। सो दीज आर द अमेंडमेंट रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। इसे मैं अपलोड भी कर दूंगा, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो बस ये इसीलिए मैंने फटाफट से करा कि मैंने कहा एटलीस्ट आपका वापस से ये चीजें हो जाए, मिस ना हो। अब देख लेता हूं अगर और कोई अमेंडमेंट मिस ना हो रहा हो। सारे कवर कर लिए वैसे तो अपन ने 2022 के सारे इफेक्ट हमने यहां पर कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। डन 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 डन। चलो ओके बाय बाय, ठीक है। चलो